नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट डायरी में आपका स्वागत है। उत्तर पूर्वी राज्यों की खबरों के साथ हम आपके साथ फिर हाजिर हैं। मैं हूं मीनाक्षी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं द वायर की डेप्यूटी एडिटर संगीता बरुआ पिशरोती जी। संगीता जी, आपका स्वागत है। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस ने 3 हिंदी भाषी राज्य जो है, हिंदी हार्टलैंड जिसे कहते हैं, उसमें कर्ज माफी का जो था वो अपना वादा पूरा किया। इस वादे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर लिखा कि उनके इस वादे को, किसानों की कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के बाद असम की सरकार जाग गई है और असम की सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी की है। इसके बाद असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर और वित्त मंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। और उन्होंने बताया कि ये सब जो योजनाएं हैं जो किसानों के लिए हैं, सब्सिडी की हो चाहे लोन वेवर हो, ये पहले से चल रही है। तो जो राज्य सरकार दावा कर रही है असम में, क्या वो दावा, उसमें कितनी सच्चाई है? संगीता जी, पहला मेरा सवाल यही है कि जो हिमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि ये सब्सिडीज जो है, क्या बजट में उन्होंने ऐसा बताया था और क्या थी योजनाएं जो किसानों के लिए असम सरकार के बजट में थी? देखिए, जब बजट की जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये पहले हमारा पहले से ही एक प्लान था और बजट में था। वो बजट प्रेजेंट हुआ था मार्च में, इस साल जैसे होती है बजट। उस टाइम में उन्होंने एक बजटरी प्रोपोजल रखा 500 करोड़ का। तो उसमें ये जो 3 स्कीम की जो बात करे उन्होंने, तो अभी जो बात कर रहे हैं उसको कुछ स्पेल आउट नहीं किया था। तो एक थोड़ी सी एक वेग टर्म्स में ये चीजें थी, क्योंकि उसमें कैबिनेट की अप्रूवल होगी। तो ये जो हमने जो ये देखा, जो टाइमिंग जो देखा, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने फार्म लोन वेवर के बाद का जो अगला दिन, उसके बाद के नेक्स्ट डे ही जो एक कैबिनेट में डिसीजन लिया गया कि इसको अप्रूव किया जाए और नाम हो गया। और ये तो इसमें थोड़ा सा एक टाइमिंग में मुझे लगता है वो जो राहुल गांधी का बात आप कर रहे हैं, वो टाइमिंग पे उन्होंने हिट किया कि ये एकदम से हमारे करने के बाद ही गुजरात और असम सरकार ने ये कुछ लोन और वो ये वेवर, एक तरह के वेवर फार्मर्स के लिए लाए। लेकिन ये जो वो कह रहे हैं कि हमारा पहले से था, तो उसमें 500 करोड़ का था और अभी ये डबल हो गया, 1000 करोड़ का। 3 स्कीम आए हैं, मैं थोड़ा पढ़ देना चाहती हूँ स्कीम्स के नाम। तो एक असम फार्मर्स क्रेडिट सब्सिडी स्कीम है, तो जिसके तहत ये एक पायलट स्कीम प्रोजेक्ट के हिसाब से चलाया जाएगा, वो कह रहे हैं। तो उसमें 4 लाख फार्मर्स उसमें इंक्लूड किया जाएगा, कवर करेंगे। और एक शॉर्ट टर्म लोन जो जिसने भी लिया हो, रूरल बैंक या कोई किसी भी बैंक किसी से भी फार्मर ने लिया हो, तो अगर शॉर्ट टर्म लोन लिए हैं उन्होंने, 25,000 तक कैप है उसमें। तो अगर वो लिया है तो उसमें 25% का जो पैसा वो है वो सरकार भरेगा। तो उसमें एक और ये स्कीम है, वो भी पायलट स्कीम है। और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये कहता है कि अगले टर्म से इसको नियमित किया जाएगा। एक तो ये, दूसरा ये है कि असम फार्मर्स इंटरेस्ट रिलीफ स्कीम, जिसमें ये है कि इसके बात किया जा रहा है कि 0 इंटरेस्ट पे आपको 2 लाख तक आपको कर्जा मिलेगा। तो ये कहाँ से कर्जा मिलेगा? ये जो किसान क्रेडिट कार्ड एक जो स्कीम है, केसीसी स्कीम है, तो ये केसीसी स्कीम के तहत आप 2 लाख तक बैंक से उधार ले सकते हैं। और उसमें भी ये है कि सरकार जो 60% को आपको 60% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उसमें, तो उससे 3% सेंटर ने माफ किया है। तो उसमें तो रहा आपका 4% आपका रहता है कि 4% आपको देना पड़ता है। तो उसमें 4% में अब ये कह रहे हैं कि 4% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देंगे। तो इसका मतलब है आपका ये 0% इंटरेस्ट हो गया आपका। तो ये कह रहे हैं, लेकिन किसको मिलेगा? अगर जिसने लोन कर्जा पहले लिया हो केसीसी स्कीम में और इन्होंने उस स्कीम उसमें पैसा भर लिया हो पहला, तो उनको मिलेगा। तो ये फ्रेश एप्लीकेशन होगा। एक बात तो ये है। तीसरा जो है असम फार्मर्स इंसेंटिव स्कीम, तो जिसके तहत आपको 10,000 रुपया 1 टाइम वो दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि अगर आप केसीसी स्कीम में ऑलरेडी आपका केसीसी स्कीम में आप एनरोल्ड है, कवर्ड है, तो उसमें अगर आप रिवाइव करते हैं आपका अकाउंट, तो और आप उसका पेमेंट कर देते हैं, तो आपको 10,000 रुपया का वो मिलेगा इंसेंटिव, 1 टाइम इंसेंटिव मिलेगा। जो बजट के टाइम पे उन्होंने 3,000 का बात किए थे और वो जाके 10,000 हुआ है। तो ये एक फर्क दिखा। लेकिन एक बात
मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि लगभग आप अगर देखें असम में 27 लाख अराउंड 27 लाख फार्मर्स है, तो उसमें ओनली अबाउट 19 लाख आर एक्चुअली कवर्ड ये केसीसी स्कीम में, जो 90s से चल रही हो। तो ये और बाकी जो 8 लाख 9 लाख का जो फर्क है, तो ये इनका क्या होगा फिर? तो ये उनपे ये जो सवाल किए गए हिमंता बिश्वा शर्मा को, तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें अब जनवरी के सेकेंड वीक से इसको लागू करेंगे तीनों स्कीम। तो ये कह रहे हैं उससे उस टाइम पे ये एक वर्कशॉप्स करेंगे और एक कोई कैंपेन ऐसा कुछ चलाएंगे जिससे लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो और वो उस सिस्टम को ज्वाइन करे। सो इसका मतलब है कि अगर आप केसीसी ज्वाइन करने पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितना रीच आउट आप कर पाए, कितने लोगों को और अंदर आप ले आ पाए इस स्कीम के अंदर, तो उसके बाद जाके वो पता चलेगा कि कितना आगे एक्चुअली इसको एक्चुअल में कितना मदद मिलता है फार्मर्स को। जी, यहाँ एक मेरा एकदम साधारण सा सवाल है कि अगर हम बात करें किसानों की स्थिति, तो जो किसानों की स्थिति जो प्लेन्स में है और जो असम की डेमोग्राफिक्स हैं, जो वहां का क्लाइमेट है, उसके हिसाब से क्या ये दोनों तुलना जो की गई हैं, क्या ये रीजनेबल लगती हैं? क्योंकि असम की पूरी डेमोग्राफी अलग है, वहां पर कर्ज की स्थितियां अलग हैं, वहां जनरली अगर देखा जाता है तो अगर इन राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो पानी की बहुत कमी है, अगर बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा। असम में मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, वहां फ्लड की ज्यादा मार रहती है। तो अलग अलग डेमोग्राफिक स्टेट्स हैं, वहां किसानों की अलग अलग स्थितियां हैं। तो इस तरीके के जो कंपेरिजन है जो सरकारें आपस में कर रही हैं, ये कहां तक रीजनेबल लगते हैं? नहीं, एक्चुअली जो आप कह रही है इसमें जो खाली फ्लड का दिख रहा है, ये एक्चुअली अब असम ड्राउट भी फेस कर रहे हैं कई सालों से, अभी लास्ट ईयर्स से ड्राउट भी फेस कर रहे हैं, साथ में फ्लड्स। तो आप सोचिए, इसका मतलब है क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट असम में बहुत पड़ रहा है। अब आप देखिए, जो भारत सरकार का जो साइंटिस्ट का जो रिपोर्ट गया COP24 में रिसेंटली, जो इन्होंने उसमें पेश किए, तो उसमें इन्होंने असम का नाम स्पेशली लिया, ईस्टर्न हिमालय रेंज से असम का नाम स्पेशली लिया कि क्लाइमेट चेंज में इतना फर्क असम को आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्ट इफेक्ट इसका फार्मर्स पे पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये जो 3 स्कीम्स ये लाया है, उससे भी थोड़ा आगे जाना पड़ेगा सरकार को देखने के लिए कि इसमें कितना मदद कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, असम जो है फ्लड्स की जब आप बात कर रहे हैं, इरोशन खूब हो रहे हैं, तो बहुत सारे लैंड लॉस भी तो हो रहा है और इंटरनल माइग्रेशन हो रही है। तो इसमें बहुत कुछ एग्रीकल्चर पे आके फाइनली इसका इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा बहुत और भी सोचना पड़ेगा। हाँ, ये बात आप कह रहे हैं कि अलग अलग सोच तो करनी ही पड़ेगी। एक ही चीजें पूरे भारत में तो नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि असम सरकार को और थोड़ा स्पेशल चीजें इसमें आनी पड़ेगी। यहाँ मेरा दूसरा सवाल यही है कि क्या ये जो सरकार है, राज्य सरकार जो है असम की, ये उसका जेन्युइन कंसर्न है, या फिर क्योंकि बाकी राज्यों में या बाकी जगह जो अभी तक का सबसे बड़ा ऑपोजिशन रहा है उनका कांग्रेस, वो ऐसा कर रही है इसलिए उसको देखकर इन्हें लग रहा है, या वो जेन्युइनली कंसर्न है किसानों की स्थिति के बारे में? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जब आप फार्मर का लोन की जब आप बात करें, ये वेवर और ये तो एक तरह की एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन और एक योर लोन वर्सेस योर वेवर वर्सेस माय वेवर, ये तो एक तरीका का एक नैरेटिव तो बन ही चुका है। लेकिन दूसरी बात ये है इसमें कि एक ग्राउंड में कितना हेल्प हुआ है। जैसे हम अभी सुन रहे हैं, मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें ये 3 स्कीम है हमारे पास, ये होगा, लेकिन वॉइस तो ग्राउंड से आएगा। फार्मर क्या सोच रहा है, क्या इससे इनको सचमुच में मदद होगी, क्या इनको ये जो स्कीम्स लाए गए हैं क्या कुछ स्टडी के तहत लाए गए हैं, ये सब चीजें परखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है हम एज ए जर्नलिस्ट, हमें ये भी एक रोल होता है कि आप वो भी परखे और वो वॉइस भी ग्राउंड से उठा के लाए कि क्या ये स्कीम्स जो हैं या इनका फायदा असल में भी आखिरी पॉइंट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगली जो खबर है वो मिजोरम से है। मिजोरम में जोरामथांगा की सरकार बनी। जोरामथांगा ने वादा किया था कि शराबबंदी को फिर से लागू कर दिया जाएगा राज्य में, और इसके तहत 21 दिसंबर से 14 जनवरी तक जो टोटल अल्कोहल बैन जो उन्होंने लगाया है, इसकी बिक्री पर लगा दिया है। ये जो शर्त थी, ये जो वादा था उनका, ये इन्होंने चुनाव में किया था, और कहीं ना कहीं उनकी सफलता के पीछे इस वादे का हाथ भी माना जा रहा है। उन्होंने तुरंत सरकार बनने के हफ्ते भर के अंदर इसे लागू किया है। शराबबंदी को लेकर तमाम तरीके का, जब लालथन हवला सरकार ने शराबबंदी को वापस से रिवोक किया था, जब उन्होंने वापस से शराब की बिक्री, तो उनका कहना था कि कच्ची शराब बनती है या खराब जो है, और सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो काला बाजारी का था। इस सब को लेकर जो पूरा रोष है
वो जो है राज्य में माहौल जो है इसको लेकर, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब इलेक्शन में हमने दौरा किया था स्टेट का, तो ये सबसे बड़ा एक वो इशू बन के उभर के आया था कि सरकार ये इसको प्रोहिबिशन को लागू जो किया था उसको एक्चुअली इसको कंट्रोल लिफ्टिंग था, ये पूरा लिफ्ट नहीं था। जैसे अगर आपको अल्कोहल खरीदना हो स्टेट कंट्रोल्ड आउटलेट से, तो आपको एक वो लेना पड़ता है, एक परमिट लेना पड़ता है। सो महीने में आपको इतना ही अलाउड है, कुछ ऐसे कुछ चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बस हर दिन जाके वो कर ले सकते। कंडीशंस थी उसकी, कुछ कंडीशंस थी इसमें, एक लिमिटेड वो लाइक कंट्रोल्ड एक्ट है, तो उसमें एक कंट्रोल एक्ट के अंदर होता है ये टोटल प्रोहिबिशन, कुछ ऐसा कुछ एक एक्ट है, लिकर प्रोहिबिशन कंट्रोल एक्ट 2014 में ये लाया गया। सो ये जो प्रोहिबिशन लाया था ये कांग्रेस ने लाया था। ये 1997 में लल्थनहावला सरकार ने लाया था, जो जिनको हरा के अभी जोरामथंगा चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो उसमें ये है कि ये जो एक बड़ा सा मुद्दा क्यों बना मुद्दा, प्रोहिबिशन तो इतने साल चला, क्यों चला? क्योंकि चर्च की बैकिंग थी। चर्च बहुत पावरफुल है मिजोरम में, तो वो चर्च की बैकिंग थी इसमें। तो ये उठा दिए जो गए उसमें जब मेरे वायर का एक इंटरव्यू में जब उस चीफ मिनिस्टर थे लल्थनहावला जी, उन्होंने कहा कि चर्च से मुझे कोई बैकिंग वो नहीं मिली कि अगर हम उठा देते हैं तो फिर उसका एक मदद भी जो चाहिए होता है वो मुझे नहीं मिला। तो लेकिन उन्होंने कहा कि उठा इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि एक अब ज्यादातर प्रोहिबिशन वाले स्टेट में आप देखिएगा कि इसका जो इलीगल सेल और ये जो एक ब्लैक मार्केटिंग जिसे कहते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। तो इसी को उन्होंने वो उठाया और अभी ये जाके दोबारा इसको बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप देखें, सरकार जो 2015 से 2018 तक सरकार ने 200 करोड़ रुपया इससे रेवेन्यू अर्न किया। ये कंट्रोल्ड, अभी भी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो कोट कर रही हैं कि अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ का इन्हें लॉस का महीने साल का। जी, तो ये एक छोटा स्टेट है, तो उसमें वो कितना उसमें इसकी भरपाई, मतलब उसकी कितना प्रभावित होंगे बजट कितना प्रभावित होंगे वो भी देखना जरूरी है। और एक और बात है, हर जगह हमने देखा है कि प्रोहिबिशन जो है, अब प्रोहिबिशन लाने से एक तो बात ये है कि कालाबाजारी का आपने एक धंधा खोलने की एक मौका दे दिया। दूसरा ये है कि उससे क्या जो अल्कोहलिज्म की जो दर है, जो चर्च की मेन दर है, और बहुत लोग ऐसे स्पूरियस लिकर और ये सबसे मरे, तो उसमें कितना उस पे वो इफेक्ट होगा, असर होता है, क्या असर होता है। तो ये भी देखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि अगर आप एक्चुअली इसको एक चीज जैसे आप कंट्रोल नहीं पर इसको बंद कर दीजिए, तो इसे बंद कर देने से क्या इसका समाधान हो जाता है। तो ये भी एक सवाल खाली सरकार के सामने नहीं है, सिविल सोसाइटी के सामने भी कि क्या केवल लिकर बैन लगाने से जिस तरीके के नशे की जो परेशानियां हैं या क्राइम रेट्स को लेकर जो भी आंकड़े कहे जा रहे हैं कि उस पर भी कोई असर होता है या नहीं होता है। इसके अलावा एक और खबर जो हमारे पास है वो मेघालय से है। मेघालय के जयंतिया हिल्स में 13 दिसंबर से एक कोयले की खदान में मजदूर फंसे हुए हैं। यहाँ ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि कोयला खदानों में जिस तरीके की वहां पर माइनिंग होती है, रैट होल माइनिंग इसे कहते हैं, और इस पर 2014 से बैन लगा दिया है एनजीटी ने। उसके बावजूद ये वहां हो रहा था और 13 दिसंबर से वहां पर कई मजदूर फंसे हुए। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो पहले तो खबर आया कि 13 मजदूर फंसे, एक्चुअली 13 से ज्यादा है। वायर ने स्टोरी भी हमने किया था 13 तारीख जब ये खबर आई कि हमने ऐसे फैमिलीज को ट्रैक किए हैं जिनके फैमिली मेंबर्स अंदर है, लेकिन इनको वो जो लिस्ट निकाले हैं उसमें उनका नाम नहीं है। तो जाहिर है 13 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अब जब देखिए 13 तारीख के बाद से आज क्या हो गया 21 तारीख, तो अगर कोई खबर नहीं है तो मुझे तो नहीं लगता है कि इनकी जो मतलब जिंदा रहने की जो वो संभावना है वो कम होती जा रही है। एक तो बात ये है। दूसरी बात और है कि बीच में 1-2 दिन इनको बहुत भारी बारिश हुआ वहां पे, तो ये एनडीआरएफ का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको रोकना पड़ा। और एक और बात, बारिश एक्चुअली पानी निकालने का ही मेन चैलेंज है। तो ये जो एनडीआरएफ लोग कह रहे हैं कि 500 गैलन पर मिनट इनको निकालनी होगी, क्योंकि ये 370 फीट डीप एक शाफ्ट है। तो उसमें अगर बारिश और आ जाती है तो आप उसमें पानी और बढ़ेगा। और ये जो एक्चुअली
ये जो शाफ्ट है जो जिसके अंदर जो कोयला के खनी है, तो खन में उसके अंदर पानी कहाँ से आया, तो पानी उसके बगल में एक नदी बहती है, तो ये नदी का पानी है। तो इसमें अगर कोई ऐसा पानी नहीं है कि एक स्ट्रेंडेड पानी है जिसको आप उठा के खत्म कर दे, तो ये बहती हुई नदी है। तो अब नदी के पानी आप कैसे निकाल सकते हैं, रोकोगे ज्यादा। तो इसमें एक रेडी चैलेंज उसके सामने है। तो एक और बात जो आप कह रहे हैं कि रेड होल माइनिंग जो एनजीटी ने 20 बैन लगा दिया था, तो फिर उसके बाद एक पिटिशन भी दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके तहत ये अलाउ हुआ कि जितना कोयला बाहर निकाले गए हैं जो स्टॉक में है, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बट विद इन द नॉर्थ ईस्ट आपको करना पड़ेगा। तो इसी कारण के लिए आप ये देखिएगा, ये एक काइंड ऑफ एक लेजिटिमेसी मिल गया है कि ये तो पहले पुराना स्टॉक है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पर तो बहुत लंबे समय से कार्यकर्ता इसके खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। जी, तो एक टाइम लिमिट दिया गया था 2017 तक, आपका है 2018 है। तो इसका मतलब ये जो रेड होल माइनिंग का इसमें माइनिंग चल रहा है, फ्रेश स्टॉक इसमें डाले जा रहे हैं। तो ये जो एक्टिविस्ट है वो बहुत दिनों से इस बात की के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी प्रोग्राम में हमने बात भी किया था जो वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट है मेघालय सिंह, तो उनको अटैक किया गया, उनके एक सहयोगी के साथ मतलब क्रिटिकल कंडीशन में उनको पाया गया। तो ये एक बहुत चीज ये चल रहा है। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस जगह उन पर हमला हुआ था ये उससे करीबन 48 किलोमीटर दूर का ये मामला है जो जयंतिया हिल्स का है, जहां पर उन पर अटैक हुआ था, और अब जो ये हादसा हुआ है वो उससे केवल 50 किलोमीटर दूर की बात है। और वो लगातार ये कहती गई है। तो इसमें अब मुख्यमंत्री भी सामने आकर कह रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, पर इस तरीके का लीगल काम एक तरीके से सरकार की नाक के नीचे हो रहा है और उस पर सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। और अब भी उन्होंने इलीगल माइनिंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा है कर्नाल शर्मा ने। इन्होंने एक तो बात ये है कि इन्होंने एग्री किया है कि इलीगल माइनिंग हो रही है जी। तो और दूसरी बात अभी देखिए, खारसिंग का जो अटैक का जो मेन एक्यूज्ड है, ये जो रूलिंग पार्टी है एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, तो इनके जो उस एरिया के ईस्ट और वेस्ट जयंतिया हिल्स के वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो ये जो ही इज ऑन द रन नाउ, अभी तक फरार हैं, उसमें नहीं आए हैं। हालांकि 6 लोग मेरे ख्याल से अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये जो मेन एक्यूज्ड है वो अभी नहीं हुआ। उनका पॉलिटिकल कनेक्शन आप देखिए, सो एक चीफ मिनिस्टर की पार्टी के हैं। तो ये जो नेक्सस जो है, एक पॉलिटिकल जो एक अनहोली नेक्सस जो है अथॉरिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ और ये माइन ओनर्स के साथ, ये तो फिर एक सोचने वाली बात है। और जिसमें और बैन के बावजूद भी ये चीज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर मजदूरों की जान जो जोखिम में डाली जा रही है वो एक अलग मुद्दा है, पर ये इलीगल माइनिंग हो रही है, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती उसे रोकना है। जी। इस हफ्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद संगीता जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।